वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है सैनिक स्कूल क्लास 9th के इस कोर्स में। यहाँ पे हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस का आज ये पहला चैप्टर का पहला टॉपिक होगा आप लोगों का। पहला चैप्टर हम लोग का फोर्थ था। हम लोगों ने सिलेबस में देखा था कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। आज हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है आपका फोर्स। पहला चैप्टर का यह पहला पार्ट है। फोर्स में सबसे पहले देखिए कि आपको उससे पूछा जा रहा है व्हाट इज फोर्स। पहले एक सवाल किया गया है व्हाट इज फोर्स, मतलब फोर्स है क्या। तो फोर्स में देखिए यहां पे दे रखा, फोर्स इज द पुश और पुल एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरैक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का है फोर्स इज अ पुश और पुल। यहाँ पे अ पुश और अ पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं, मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो या तो उसे धक्का देते हैं या खींचते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं बल। ठीक है, एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरैक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए एग्जांपल दे रखा है। ये क्या है, एक रोप है। एक रोप को दो इंसान मिलकर खींच रहे हैं, एक अपनी तरफ खींच रहा है और एक ये अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुल कर रहे हैं अपने अपने डायरेक्शन में। मतलब कहने का यह है दोनों अपने अपने डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखिए एक दरवाजा है। दरवाजा को ये इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है और यहां पे ये अपनी तरफ पुल कर रहा है। मतलब जब अवे फ्रॉम द बॉडी, जब हम फोर्स लगाते हैं पुश हुआ, और जब अपने तरफ खींचते हैं अलोंग द बॉडी, अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब ये पुल हुआ। ठीक है, यहां पुल और यहां पे पुश। इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स का काम क्या है, तो फोर्स क्या कर सकता है, कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड वाइस वर्सा। मतलब फोर्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले जा सकता है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। वाइस वर्सा कहने का मतलब वही है। ठीक है, मतलब ये उसके स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट के स्टेट में है तो उसको मोशन में लाएगा, अगर वो मोशन की स्टेट में है तो उसे वो रेस्ट में लाएगा। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ, टू लेट अ फोर्स कम इनटू प्ले टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। मतलब कहने का मतलब है यहाँ कि अगर कोई फोर्स को काम करना है तो टू और मोर ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। एक जो फोर्स लगाएगा और दूसरा जिस पे फोर्स लगेगा। पहला हो गया जो फोर्स लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया जिस पे फोर्स लगेगा। अब कहने का मतलब है कि यहां दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। ठीक है, सामने में आपके कोई ऑब्जेक्ट आया, आप उसको धक्का देके साइड कर दिए, या एक टेबल पे एक बुक रखा हुआ है। बुक आपको इस प्लेस से दूसरी टेबल पे रखना है, तो आप क्या कीजिएगा, इस बुक को उठाइएगा, अपनी तरफ खींचिएगा, पुल कीजिएगा। पुल करने पे क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इसको कहीं और रख दीजिएगा, तो क्या हुआ, आप यहां पे फोर्स लगा रहे हैं और जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट एक्शन में आ गए। उसी तरह से अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग आगे देखते चलेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिसपे फोर्स लग रहा है और कौन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दे रखा है टू लेट अ फोर्स कम इनटू प्ले टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो फोर्स क्या है अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया। फोर्स पुश और पुल है। फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में, या मोशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेज। जब हम लोग सिलेबस देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्सेज के बारे में भी वहां पे देखा था कि कितने टाइप ऑफ फोर्सेज होते हैं। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर किया जाए, ब्रॉड क्लासिफिकेशन में क्या होगा, दो टाइप ऑफ फोर्सेज को लेते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन में। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स में अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं, ये पहले देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, यहां पे देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स वैसा फोर्स है जिसमें, जब हम लोगों ने वहां पिछले स्लाइड में थर्ड पॉइंट देखा था कि दो ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। अब वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच अगर कांटेक्ट हो, मान लीजिए कि यहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कोई अगर पुश कर रहा है और ये जो फोर्स लगा रहा है ये इसके कांटेक्ट में आके लगा रहा है, मतलब ये कांटेक्ट सरफेस पॉइंट क्या है, उसके कांटेक्ट में है, तो वैसे सभी फोर्स को कहेंगे हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब
दूसरा होता है हमारा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, जिसमें कांटेक्ट में आना जरूरी नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट होगा, एक जो फोर्स लगा रहा है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगेगा, बट यहाँ पे उन दोनों के बीच कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। इन सबको अब डिटेल में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एग्जांपल्स के साथ, तब आपको समझ में आएगा। पहले देख लीजिए कि कौन कौन से फोर्सेस है। यहाँ देखते हैं यहाँ कि कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो पहला है हमारा मस्कुलर फोर्स। पहला है हमारा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कहने का मतलब हो गया है वैसे फोर्स जो हम लोग मसल से लगाते हैं, अपने मसल से लगाते हैं। ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, जो भी अपने मसल से फोर्स लगाते हैं उसको कहते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स। ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ पे हमारा मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स वैसे सारे फोर्स को कहते हैं जो किसी न किसी मशीन्स के द्वारा लगते हैं। ठीक है। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मशीन्स का यूज करते हैं और वो सभी मशीन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फोर्स लगाते हैं। तो वैसे सारे फोर्स को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। तीसरा हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। उसी घर्षण को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। घर्षण कैसे, जब आप हाथ को रब करेंगे तो रब करने पे क्या होता है, हाथ जो होगा वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब क्या हो रहा है, वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आता है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया हमारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स करने का मतलब जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रस्सी टाइप हो या कोई लंबा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, रस्सी मान लीजिए एग्जांपल, जब रस्सी को हम लोग खींचते हैं कहीं से, रस्सी एक एंड पे बांधा हुआ है, दूसरे एंड पे खींच रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, एक एंड पे रस्सी बांधा हुआ है, दूसरे एंड पे हम लोग उसे पुल कर रहे हैं। तो जिस एंड पे पुल कर रहे हैं उसी एंड पे सिर्फ फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ उसी एंड पे फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स कहां लग रहा है, यहां पे भी। तो ये जो टेंशन है इसके बीच में क्रिएट हो रहा है, मतलब वो जो तनाव क्रिएट हो रहा है वो भी एक टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे हमारा नॉर्मल फोर्स। ये हमारा पांचवा फोर्स है। ठीक है। कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल फोर्स कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, क्या है, सरफेस है, टेबल मान लीजिए, इस पे हम लोग ने कोई एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। अब नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक और फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है। तो वैसा फोर्स जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली लगता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। छठा हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स वैसा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स कह लीजिए, जो वापस से अपने शेप को रिगेन कर लेता है, अपने शेप को रिगेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। सभी को मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे हैं वो एक जगह पे क्यों टिके रहते हैं, क्योंकि उन सभी पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कैसे लगता है, तो जो अर्थ है वो काफी बड़ा है, उसका मास क्या है, काफी बड़ा है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, और इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, और वही फोर्स हम लोग को स्टेबल रखता है अर्थ पे। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कहने का मतलब विद्युत फोर्स। विद्युत मतलब चार्ज, फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज हम लोग कितने टाइप के होते हैं, दो, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, सभी को मालूम होगा। अब होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, लेकिन दोनों आपस में कांटेक्ट ना भी रहे तो भी अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो वैसे फोर्स को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स। तीसरा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कहने का मतलब चुंबकीय, जो चुंबक होता है, चुंबकीय फोर्स जो है, चुंबकीय बल। ठीक है। मैग्नेट्स एक नेचुरल सब्सटेंस है, या फिर हम लोग बनाते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है, वो क्या करते हैं, आयरन, निकल, इन सारे मेटल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित जो करते हैं उसमें जो बल लगता है उसी बल को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो यहां तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे हम लोग इन सभी फोर्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अब यहां हम लोग डिटेल डिस्क्राइब करते हैं एक एक करके। ठीक है। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज टर्म्ड एज मस्कुलर फोर्स। मतलब वैसे फोर्स जो हमारे बॉडी की वजह, मतलब बॉडी के एक्शन की वजह से लगते हैं। यहां पे देखिए एक इंसान क्या कर रहा है, अपनी मसल्स पे इस बारबेल को उठा रहा है, डंबल को, सॉरी डंबल है,
तो इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। इसको उठाने के क्रम में क्या हो रहा है, इसके जो मसल्स है वो फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग कहते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल में बाइसाइकिल चला रहा है एक इंसान, तो बाइसाइकिल चला रहा है, उसमें क्या है, इसके जो लेग्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मस्कुलर फोर्सेस। दूसरा है हमारा मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स जनरेटेड बाय द मीन्स ऑफ अ मशीन। मतलब वैसे सभी फोर्स जो किसी न किसी मशीन के द्वारा जनरेट होते हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, सीजर जनरेट अ मैकेनिकल फोर्स टू कट अ पेपर। क्या हो रहा है, पेपर काटने के लिए हम इसका हेल्प ले रहे हैं, सीजर का। और जब हम लोग जूनियर क्लास में थे तो पढ़े थे कि सिंपल मशीन में आता है हमारा सीजर। सिंपल मशीन में छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स आते हैं, सिंपल मशीन्स, उसमें लिवर आता है, पुली आता है, वेज आता है, उसी में हमारा सीजर्स भी आता है लिवर में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सीजर्स का ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहा है। हम लोगों ने मस्कुलर फोर्स जनरेट किया यहाँ पे, तो उसको दबाने के लिए, और वही मस्कुलर फोर्स यहाँ पे फिर मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, पेपर कट जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। द फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस एज ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस इट। अक्रॉस इट कहने का मतलब क्या है, अक्रॉस इट कहने का मतलब है मूव अक्रॉस द सरफेस, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस मतलब, यहां पे ध्यान दीजिए, एक डायग्राम है, एक बॉय क्या कर रहा है, इसे पुश कर रहा है आगे की तरफ। जब ये इस बॉक्स को आगे की तरफ पुश करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ पुश किया जाता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, अक्रॉस द सरफेस। इसको अगर हम लोग सरफेस मानते हैं तो इस सरफेस के अक्रॉस लगेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर में लगेगा, ऊपर में नहीं लगेगा। ऊपर में क्या लगेगा, एयर रेसिस्टेंस, जो हवा है इस एनवायरनमेंट में उसका दबाव लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन वहां पे एयर का होगा। यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस के पे जो फ्रिक्शन लग रहा है दो सरफेस के बीच में, जब हम लोग दो हाथ को रब कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हीट हो रहा था, वो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा इस सरफेस पे, ठीक है। इट मेक्स एन एफर्ट टू मूव अक्रॉस इट। जब भी किसी सरफेस के अक्रॉस मूव करने का हम लोग एफर्ट लगाते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। देखिएगा कोई बुक को अगर आप टेबल पे रख देते हैं, उसको हल्का सा पुश करते हैं तो वो नहीं मूव करता, जब ज्यादा फोर्स लगाते हैं तभी वो जाके मूव करता है। तो जब हमने हल्का सा फोर्स लगाया था तो क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन उसको रोक रहा था। फ्रिक्शन क्या कर रहा था, रोक रहा था। इस टेबल पे अगर यहाँ पे एक बुक रखा है तो इस पे क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक, तो उसके हम लोग आगे चल के जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी देखना है, जब हम लोगों ने हल्का सा पुश किया मतलब फोर्स क्या था, कम था, फोर्स क्या था, कम था। जब कम फोर्स लगाए थे तो ये मूव नहीं कर रहा था क्योंकि फ्रिक्शन उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। वहीं जब फोर्स को हम लोगों ने बढ़ा दिया, काफी क्या किया, लार्ज कर दिया, फोर्स को जैसे ही इंक्रीज किया यहाँ पे फ्रिक्शन वो ब्रेक हुआ और ये आगे की तरफ मूव करना शुरू हुआ। अभी भी इस पे फ्रिक्शन लग रहा है जिसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे ही हम लोग फोर्स लगाना बंद करेंगे वो बुक क्या होगा, अपनी जगह पे रुक जाएगा, और जैसे ही वो अपनी जगह पे रुकेगा मतलब वहां पे फ्रिक्शन लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा था जो उसको आगे बढ़ने से रोक लिया, ठीक है। उस पर अलग अलग फोर्सेस लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा था, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा था और फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, जिसके वजह से वो बुक आगे नहीं बढ़ पाया। तो फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ही, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स में अभी हम लोगों ने देखा क्या है, रोप पे लगता है। द टेंशन फोर्स इज द फोर्स दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्ट्रिंग, रोप, केबल और वायर। किसी भी लंबे ऑब्जेक्ट के द्वारा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, रोप हो, केबल हो और वायर हो, व्हेन इट इज पुल्ड टाइट बाय फोर्स एक्टिंग अपॉन फ्रॉम अपोजिट एंड्स। जब किसी फोर्स, जब कोई फोर्स इसे खींचता है, या जब ये छोर पे बांध दिया जाता है और हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, इस पे फोर्स लगता है, बल लगता है, टेंशन फोर्स। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा हुआ है, दोनों आपस में टग ऑफ वार खेल रहे हैं। तो अगर ये इसे अपने तरफ खींच रहा है और ये इसे अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस पूरे स्ट्रिंग पे, ये क्या है, रोप है,
इस पूरे रोप पे क्या हो रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, तनाव क्रिएट हो रहा है। और वही तनाव जब काफी बढ़ जाता है तो क्या होता है, अगर ये तनाव ये रोप झेल सकता है तब तक ये नहीं टूटेगा, अगर वही तनाव इसमें बढ़ गया तो क्या होगा, ये यहां से ब्रेक कर जाएगा और ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फोर्स लगाने अगर ज्यादा लगा देंगे तो ये टेंशन ब्रेक भी हो सकता है टेंशन से। नेक्स्ट, नॉर्मल फोर्सेस, अभी हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे। फोर्स सपोर्ट, द नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स एक्सर्टेड अपॉन ए ऑब्जेक्ट दैट इज कॉन्टैक्ट विथ अनदर स्टेबल ऑब्जेक्ट। ये सपोर्ट फोर्स है। ठीक है, ये खुद से नहीं लगता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे डालते हैं हम लोग तो ये सपोर्ट, एज ए सपोर्ट काम करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया है टेबल पे। ठीक है, यहाँ पे सरफेस है, सरफेस एग्जांपल टेबल। ऑब्जेक्ट पे अभी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल बाय द ऑब्जेक्ट। तो नीचे की तरफ जब ग्रेविटेशनल पुल लगेगा तो इस सरफेस के उस फोर्स के अपोजिट में और परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर में और जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पे इसके अपोजिट में क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बाय द टेबल। ठीक है, अब तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, टेबल के द्वारा नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है और इस टेबल पे, ये जो टेबल है इस पे इस ऑब्जेक्ट के द्वारा नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन ये रहेगा क्या, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी आप लोगों को इतना ही जानना है, बाकी फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, द स्प्रिंग फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग अपॉन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज अटैच्ड टू इट। ठीक है, कहने का मतलब है एक्सर्टेड बाय अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड, चाहे वो स्प्रिंग को कंप्रेस किए जाए या मान लीजिए कि रबर बॉल है, रबर बॉल क्या होगा, जब ज्यादा कसके स्क्वीज कीजिएगा, जब ज्यादा हार्ड स्क्वीज कीजिएगा तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, बट बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा वो, जिससे वो क्या होगा, अपना साइज रीगेन करना चाहेगा। और वही जो फोर्स लगा रहा है वो रबर बॉल, उसी को कहते हैं हम लोग इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग को जब हम लोग दबा देते हैं, पेन में होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग को जब हम लोग दबा देते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है, बट साइज छोटा होता है वहां पे रुकता नहीं है, वो फिर बाहर की तरफ फोर्स लगाता है ताकि वो अपने ओरिजिनल साइज को रिगेन कर ले। जब तक वो रिगेन नहीं करता है तब तक वो फोर्स लगाते रहता है, जब हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाता है। या जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, रबर बैंड को खींच देते हैं तो क्या होता है, अंदर की तरफ फोर्स लगाता है ताकि वो अपने ओरिजिनल साइज पे आ सके। तो उस फोर्स को जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग फोर्स या फिर इलास्टिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक नॉर्मल हाइट का स्प्रिंग है, इसको हम लोगों ने नीचे की तरफ दबाया, जब ऊपर से हमने फोर्स लगाया, मतलब हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और इसका शेप क्या किया, छोटा कर दिया। अब क्या हो रहा है कि ये स्प्रिंग वापस से अपने शेप पे आने के लिए दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स होगा हमारा स्प्रिंग फोर्स या फिर इलास्टिक फोर्स। ठीक है, अब क्या होगा, जब तक ये अपने ओरिजिनल शेप में आ नहीं जा रहा है इसके बराबर, तब तक ये फोर्स लगा रहा है, जब वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा तो फिर ये फोर्स नहीं लगाएगा। ओके, तो यहां तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की ओर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखिए कि पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले भी बात किया था। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट को हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, रिस्पेक्ट किसके अकॉर्डिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, छांटता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल पे लगेगा, सिर्फ नॉन मेटल पे लगेगा, या सिर्फ प्लास्टिक्स पे लगेगा, या सिर्फ लिक्विड पे लगेगा, सॉलिड पे लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर एक मैटर पे ये बराबर से लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, अर्थ का। किसका है, अर्थ का। यहां पे हम लोग अर्थ पे हैं इसलिए अर्थ की बात कर रहे हैं। अब इसी में एक चीज और देखिए, क्या अदर ऑब्जेक्ट से अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो जिस भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उन सभी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट, या चाहे वो छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर उसके पास मास है तो क्या होगा, उसके पास अपना ग्रेविटेशनल पुल होगा। ठीक है, चाहे अब इसमें बाहर आइए अर्थ से तो मून पे चले जाइए, तो मून के पास क्या है, अपना मास है, उसका अपना ग्रेविटेशनल पुल होगा।
अर्थ पे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, सबका क्या अपना अपना ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन वो एक दूसरे को खींचते क्यों नहीं है? क्योंकि उन सबसे बड़ा जो अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उन सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ग्रेविटेशनल पुल किसके प्रोपोर्शनल है? तो मास के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास उतना बड़ा ग्रेविटेशनल पुल। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ एग्जांपल देखिए, एक बॉल को थ्रो कर रहा है एक बच्चा ऊपर की तरफ। क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, बट ये ऊपर जाने की बजाय क्या हो रहा है? एक सर्टेन पाथ पे घूम के ये वापस नीचे आ रहा है, मतलब एक पैराबोलिक पाथ ये बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि इस बॉल पे कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और फाइनली ये क्या हो रहा है? अर्थ के सरफेस पे आके टकरा जा रहा है। मतलब हमने जो वह इसको वर्टिकल मोशन प्रोवाइड किया ऊपर की तरफ, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? उस मोशन के ऑपोजिट काम कर रहा है और इसको खींच के नीचे ला रहा है। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर कम्स बैक टू सरफेस ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ओके, तो अर्थ का ग्रेविटी यहां तक समझ में आया। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल किसे कहते हैं? किसी भी पार्टिकल पे जब पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल मतलब आइदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब उस पर आ जाता है तो हम लोग उसे चार्ज्ड पार्टिकल कहते हैं। ओके, अब होता क्या है इसमें, जब पार्टिकल्स चार्ज होते हैं आपस में तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करता है आपस में, और जो निगेटिव है वो क्या करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम साइन आ जाए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। अपोजिट चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो ये एक दूसरे पे दूर करेगा। तो नजदीक आ रहा था तो भी फोर्स लग रहा था इस पे, अट्रैक्शन फोर्स, और दूर जाएगा तो भी इस पे फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो जब दूर जाएगा तो मतलब सेम चार्जेस, सेम चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल ईच अदर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है, ठीक है, तो अगर सेम चार्ज है तो वो रिपेल करेगा, मतलब दूर डायरेक्शन में भेजेगा तो भी उस पर फोर्स लग रहा है, और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो एक डायरेक्शन में आएगा तो भी उस पर क्या होगा? फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग घर बैठे आराम से कर सकते हैं। घर बैठे करने का मतलब है घर में करके इसको देख सकते हैं, कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। करना क्या है आप सभी को? पहले तो पेपर जो है यहाँ पे, पीस ऑफ पेपर यहाँ पे और यहाँ पे, पेपर को छोटे छोटे एकदम छोटे टुकड़े में बांट लेना है। ठीक है, उसके बाद ड्राई हेयर, जो बाल सूखा रहे तो उस पर क्या करना है? किसी भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को रब करना है। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कौन सा मिलेगा आपको घर में इजिली? कॉम मिलेगा आपको, या पेन आपके हाथ में होगा, पेन मिलेगा। उसको अगर जब रब करेंगे तो क्या होगा? उस पर एक चार्ज जनरेट हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, चार्ज किस पे आ गया? इस कॉम्ब पे आ गया। अब जब फाड़ रहे थे तो इस पे भी चार्ज था। अब क्या होगा? ये कॉम्ब इस पेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। इसको जब करके देखिएगा घर में, और खींचेगा क्यों? क्योंकि इस पे लग रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, उस फोर्स की वजह से ये पेपर इस कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कहने का मतलब है द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि कुछ मैग्नेट्स होते हैं जो नेचुरली फाउंड होते हैं, मतलब नेचर में हमारे नेचुरल होते हैं, मैग्नीशियम, और कुछ होते हैं जिनको हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। आर्टिफिशियली बनाने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो या मैग्नेट्स हो जो नेचुरल मिलते हैं, वो क्या करते हैं? आपस जो भी मेटल्स हो, जो मैग्नेटिक मेटल होते हैं उस पर एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और मैग्नेट्स आपस में, मैग्नेट्स का क्या होता है? कुछ पोल होता है, एक मैग्नेट्स का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने वहां चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज में क्या हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स निगेटिव चार्ज, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा?
नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स साउथ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे। और अगर सेम पोल हो जाए तो साउथ पोल रिपेल्स साउथ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, मतलब जब नॉर्थ पोल आपस में रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दूर जाने की तरफ, और जब अपोजिट चार्ज रहेगा तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पास आने की तरफ। ठीक है, अपोजिट चार्ज पास आने की तरफ और सेम चार्ज दूर जाने की तरफ। क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट सभी को। उसके बाद मैग्नेट्स, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां पे आपका मैग्नेटिक फोर्स कंप्लीट हो गया है, मतलब एक टॉपिक आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हुआ है, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डील करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस और फोर्सेस क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए और डिजिटल क्लासेस के माध्यम से घर बैठे बैठे तैयारी अपनी करते रहिए। धन्यवाद।